हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और पोएटिक फॉर्म बैलेड के बारे में। तो पिछला जो वीडियो बनाया था मैंने ओड को लेकर के बनाया था, जिसके अंदर मैंने ओड को बढ़िया तरीके से डीपली समझाया है, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसमें वो मैंने आपको बताया है। आज की वीडियो में हम बैलेड के बारे में जानेंगे। तो बैलेड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कवि क्या करता है, एक पोइट के पास देयर आर सेवरल वेज टू राइट डाउन और पेन डाउन द पोइट्री। पोइट्री लिखने के कई प्रकार होते हैं, वो कई तरीकों से अपनी रचनाओं को लिख सकता है। एक होता है एपिक महाकाव्य, एक होता है सोनेट 14 लाइंस में कविता लिखता है, एक होता है लिरिक जिसके अंदर पर्सनल इमोशंस को जाहिर किया जाता है, एक होता है आपका बैलेड, है ना। अब यही ध्यान रखना है कि पोएटिक फॉर्म है बैलेड, क्या है अपने आप में एक पोएटिक फॉर्म है, पोएट्री पोएट्री लिखने का एक तरीका हो गया। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि बैलेड इज ए पोएटिक फॉर्म, एक पोएट्री लिखने का अपने आप में एक तरीका हो गया। बैलेड की अगर हम बात करते हैं तो बैलेड कोई एक नई विद्या नहीं है, बैलेड कोई नई चीज नहीं है। बैलेड का इतिहास बहुत पुराना है। एंशियंट जो हमारा पोएटिक ट्रेडिशंस हुआ करता था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, बैलेड हमारा वहां से निकल करके आया है। तो इट इज एंशियंट, बहुत प्राचीन है। ये लिखने का जो तरीका है, बैलेड कहने का जो तरीका है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, बहुत प्राचीन है, ये कोई नया नहीं है। दूसरी हम बात करें तो बैलेड कंपोजिशन की जो प्रैक्टिस है, जो शताब्दियों से चली आ रही है, कई सेंचुरीज निकल गई, शताब्दियों से चली आ रही है, और इसकी रूट्स आपको कहाँ दिखाई देगी, इसकी उत्पत्ति कहाँ दिखाई देगी? यूरोपियन फोक ट्रेडिशंस के अंदर, यानी यूरोपियन फोक ट्रेडिशंस के अंदर, लोक गीतों के अंदर इसकी आपको क्या दिखाई देगी? इसकी रूट्स, इसकी जड़ें दिखाई देगी। तो प्राचीन जमाने में शताब्दियों पूर्व जो ग्राम्य वातावरण के अंदर लोग रहा करते थे, वो लोक गीतों के माध्यम से कहानियों को कहते थे, या लोक गीतों के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया करते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय इतना लिटरेसी नहीं थी, लोग लिखे हुए शब्दों को पहचानते नहीं थे, लोग लिखे हुए शब्दों को पढ़ नहीं पाते थे, लोग लिखे हुए शब्दों को समझ नहीं पाते थे। तो एक विजुअल प्रेजेंटेशन किया गया उनके सामने कि कहानी कह करके बताओ, और इस माध्यम से कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करो। तो ये क्या हुआ, एक फोक ट्रेडिशन से निकल करके आया है, लोक गीतों से निकल करके आया है। कहाँ से? यूरोपियन लोक गीतों से निकल करके आया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जड़ें कहाँ हैं? यूरोपियन लोक गीतों के अंदर है, जहाँ किसी म्यूजिकल वाद्य यंत्र के साथ में इसको गाया जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो ओड अपने आप में, मैंने भी आपको बताया कि एक सॉन्ग हो गया, एक ऐसा गीत आ गया जिसको ओरली, ओरली यानी मौखिक रूप से, है ना, मौखिक रूप से इसको स्टोरी यानी कहानी कह करके लोगों तक पहुंचाया जाता था। और क्यों पहुंचाया जाता था? क्यों? क्योंकि उस समय की जनता जो हुआ करती थी, वो या तो इलिटरेट थी, या फिर उनके पास लिमिटेड लिटरेसी थी, यानी कम, बहुत कम पढ़ना लिखना वो जानते थे, या ना के बराबर आप कह सकते हो कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो इसीलिए एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, ओरल कम्युनिकेशन के लिए इस जो वे ऑफ राइटिंग पोइट्री है, इसको ईजाद किया गया, जिसके अंदर क्या किया जाता था कि फोक सॉन्ग, लोक गीतों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अपनी कम्युनिकेशन को ओरली ट्रांसमिट किया जाता था इलिटरेट या फिर लिमिटेड लिटरेसी स्किल्स वाले लोगों के बीच में। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? ओरल ट्रांसमिशन दैट नरेट्स ए स्टोरी, एक कहानी कहने का अंदाज है, जिसको केवल क्यों कहा जाता है? मौखिक रूप से कहा जाता है, क्योंकि उस समय की जनता पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी। हम प्राचीन बैलेड की बात कर रहे हैं, मॉडर्न वे में भी अभी बैलेड लिखे जा रहे हैं हम। अब देखो, इसमें क्या होता था, रादर देन डायरेक्टली स्टेटिंग व्हाट इज ऑकरिंग, डायरेक्ट नहीं कहेगा। जब कहने वाला है, बैलेड को कहने वाला है, या बैलेड के माध्यम से अपनी कहानी को कहने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या कहेगा? वो डायरेक्टली अपनी बातों को नहीं कहेगा। रादर देन स्टेटिंग व्हाट इज ऑकरिंग, ए बैलेड टेंड्स टू डिपिक्ट द एक्शन, वो एक्शन के माध्यम से, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से, फिजिकल मूवमेंट के माध्यम से, हर पाइवटल मूवमेंट, हर मुख्य मूवमेंट को सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में पोर्ट्रे यानी चित्रित करता हुआ दिखाएगा। यानी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो अपनी कहानी को कह देगा। वो क्या करेगा? आपका डिपिक्शन करेगा एक्शन के माध्यम से, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट के माध्यम से
क्या क्या घटनाक्रम चल रहा था है उस कहानी के अंदर, उन पूरों को जनता के सामने एक्सप्रेस करता है कि मुख्य मुख्य घटनाक्रमों को मूवमेंट्स के माध्यम से विविधताओं के साथ जनता के बीच में पहुंचाना। तो इट इज़ नॉट ए डायरेक्ट वे ऑफ स्टेटिंग द थिंग्स, डायरेक्ट वे नहीं है, बल्कि चित्रात्मक तरीका से एक्शंस के माध्यम से कहानी को कहना है। ठीक है, अगर इनके सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो बैलेट्स के सब्जेक्ट जो हुआ करते थे वो अलग अलग विषयों में लिखे गए, विविध थीम के साथ में लिखे गए, अलग अलग सामाजिक पहलुओं से उन विषयों को उठाया गया, सोसाइटी के अलग अलग पहलुओं को देखा गया और उनमें कौन कौन से मुख्य विषय थे उनको रिलीजियसनेस यानी धार्मिक विषयों को लेकर के बैलेट्स लिखे गए, लव प्रेम के विषयों पर बैलेट्स लिखे गए, ट्रेजेडी दुखांतिका को लेकर के विषय लिखे गए, डोमेस्टिक क्राइम्स घरेलू हिंसा को लेकर के क्या लिखे गए, बैलेट्स लिखे गए, और कभी कभी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा यानी पॉलिटिकल षड्यंत्र या पॉलिटिकल प्रपंच को लेकर के भी क्या लिखे गए, बैलेट्स लिखे गए। तो बैलेट्स के सब्जेक्ट मैटर कई हो सकते हैं, बैलेट्स के सब्जेक्ट मैटर विविध हो सकते हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों के ऊपर बैलेट लिखे जाते रहे हैं, क्योंकि ये शताब्दियों पुरानी परंपरा है, इसीलिए बैलेट राइटिंग को हम क्या कहते हैं, एंशिएंट राइटिंग। और देखो इसी में क्या होता है, इमोशनल अर्जेंसी को इनहेंस करने के लिए यानी इमोशंस को जगाने के लिए बैलेट को किस में डाला जाता था, क्वार्टेन स्टेंजा के अंदर यानी चार चार लाइनों के पदों के अंदर इसको विभक्त किया जाता था या बांटा जाता था। अगर आप बैलेट्स की बात करेंगे तो बहुत सारे बैलेट आप ऐसे भी देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे बैलेट इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप बैलेट्स देखेंगे तो उनके अंदर आपको रिफ्रेन मिलेगा। रिफ्रेन का मतलब क्या हो गया, इंक्रीमेंटल लाइंस मिलेगी आपको, रेपिटेशन लाइन मिलेगी यानी स्टेंजा या कोई पद होगा उसको क्या करेंगे, रेपिटेटिव मैनर के अंदर जो पोइट होता है वो राइटर आपके सामने उनको रेपिटेटिव मैनर पर रखेगा यानी एक ही लाइन को वो कई बार गाएगा। एक लाइन इस स्टेंजा में है तो अगले स्टेंजा में भी सेम लाइन को वो रिवाइज करेगा और कई बार पूरा का पूरा स्टेंजा ही रिवाइज कर दिया जाता था। ठीक है, सिमिलर टू द कोरस इन द मॉडर्न एज, मॉडर्न सॉन्ग्स, क्योंकि आज के ज़माने में भी आप देखते हो कि गाने की जो पंक्तियाँ होती है कई बार जो मुखड़ा होता है उसको बीच बीच में कई बार एक ही गीत के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से बैलेट्स में भी क्या होते थे, जो स्टेंजा लिखे जाते थे तो कई स्टेंजा या कई पंक्तियाँ ऐसी होती थी जो पूरे बैलेट के दौरान कई बार उनको रिपीट कर दिया जाता था, इसी को हम क्या कहेंगे, रेफरेन कह देंगे। तो मोस्ट ऑफ द बैलेट्स के बारे में यही सारी चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिनको हमें याद रखना है कि ये बहुत एक एंशिएंट बैलेट फॉर्म होती है, एंशिएंट वे ऑफ राइटिंग बैलेट्स है और ओरली नरेट की जाती है निरक्षर लोगों के बीच में या ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे तो उनके बीच में अपने चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए। और ये कुछ फेमस बैलेट्स हैं हमारे इंग्लिश के अंदर जिनको अलग अलग समय पर लिखा जाता रहा है फेमस राइटर्स के द्वारा, जिनमें है ला बेला डैम सेंस मर्सी जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर एस टी कॉलरिज ने लिखा है, द बैलड ऑफ रीडिंग गेऑल एस्कर वाइल्ड का है, लिविंग ऑन ए प्रेयर बाय बॉन जेवी का है, एनाबेल ली बाय एडगर एलन पो का है। तो ये कुछ फेमस बैलड्स हैं हमारे इंग्लिश के अंदर जो लिखे गए हैं। तो ये मोस्ट ऑफ चीज़ें थी जो जिन जहाँ से संबंधित आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें याद में रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपकी ये समझ में आ गया होगा कि बैलेड पोएटिक फॉर्म के अंदर किस तरीके से पोइट जो था चीज़ों को नरेट करता था, चीज़ों को एक्सप्लेन करता था। बड़ी सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।